हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। और हम बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और लेब असिस्टेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। और मेरे साथियों, बायोलॉजी की आज हम एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र अर्थात केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक का ये पार्ट सेकंड हम आज पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। तो एक बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा, इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों मैं जो भी जानकारी आपको पढ़ाता हूं वो उसमें हर एक तथ्य, हर एक एनसीईआरटी और आरबीएससी की लाइन पढ़ाता हूं। एक भी पॉइंट हम पीछे नहीं छोड़ते और एक अलग अंदाज में बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी समझने का और पढ़ने का एक अनोखा अंदाज आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और मेरे दोस्तों, आपका प्यार जिस तरह से हमारे साथ बना हुआ है उसे हम हमेशा के लिए सर आंखों पे रखेंगे मेरे दोस्तों। तो एक बार जुड़ जाइएगा। सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, अर्थात हम आज पीयूष ग्रंथि की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों? पीयूष ग्रंथि की आज हम बात कर रहे हैं। जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनसे कहना चाहूंगा कि हम बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो हम नए सत्र के लिए एक ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे मिलेगा, उससे हमारी वेबसाइट पर आप जाकर के बहुत से पिछले साल के पेपर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जिनको इस साल के मॉडल पेपर चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, गेस सैंपल पेपर चाहिए, वो भी मेरे दोस्तों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात और मुख्य बात तो यह है कि पीयूष ग्रंथि पाई कहां जाती है, यानी इस ग्रंथि की हमें लोकेशन पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों। आखिर ये ग्लैंड पाई कहां जाती है? सबसे पहले तो ये मेरे दोस्तों हमारे ब्रेन वाले भाग में होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मैं इतना तो लिख ही सकता हूं ना कि ये पाई जाती है कौन से रीजन में मेरे दोस्तों? हमारा जो ये ब्रेन वाला, हमारा जो मस्तिष्क वाला भाग है, हमारा जो खोपड़ी वाला भाग है, इस खोपड़ी में पाई जाती है। इस खोपड़ी के अंदर मेरे दोस्तों 8 हड्डियां पाई जाती है। मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे स्कल के अंदर, हमारे खोपड़ी के अंदर जो क्रेनियल बॉक्स जो है, ये जो क्रेनियल बॉक्स है ये 8 हड्डियों का बना हुआ है। और जिसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कल की क्लास में, पेस्ट ऑफ पेराइटल, ऊपर की तरफ 2 पेराइटल, साइड में 2 टेम्पोरल, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल, सामने की तरफ फ्रंटल, इधर नीचे से एक अस्थि होती है जिसका नाम है स्फीनोइड। और मेरे दोस्तों उसी स्फीनोइड अस्थि की केविटी होती है और उस केविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका। तो ये जो पीयूष ग्रंथि है मेरे दोस्तों, ये स्फीनोइड अस्थि की सेला टर्सिका गुहा में पाई जाती है। तो मैं यहां लिखना चाहता हूं, ये कौन सी बोन मेरे दोस्तों? स्फीनोइड। कौन सी बोन मेरे दोस्तों? स्फीनोइड बोन जो है, उस स्फीनोइड बोन की एक केविटी है, स्फीनोइड अस्थि की एक गुहा है और उस गुहा का नाम है सेला टर्सिका। क्या नाम है मेरे दोस्तों? सेला टर्सिका। याद रख लेना, स्फीनोइड अस्थि की सेला टर्सिका गुहा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। इतनी बात याद रख लोगे क्या? वेरी गुड मेरे साथियों, वेरी गुड। अब देखिएगा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि इसका वेट कितना होगा मेरे दोस्तों? तो इसका आपका वेट होगा 0.5 ग्राम होगा मेरे दोस्तों, याद रखना। और इसका आकार जो है एक मटर के, एक सेम के बीज के आकार का होगा, आप याद रखना, ठीक है ना? तो ये मटर के दाने के आकार की आप याद रखना मेरे दोस्तों। और इसके अलावा इसके बारे में क्या स्पेशल खूबी क्या है, इसके बारे में कौन सा इसका स्पेशल कैरेक्टर है? तो मेरे दोस्तों इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बॉडी की मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको मास्टर ग्लैंड? इसलिए कहते हैं जैसे एक मास्टर अपनी क्लास के बच्चों पर कंट्रोल रखता है, वैसे ही पीयूष ग्रंथि शरीर की बाकी वाली ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखती है।
शरीर की कौन सी ग्रंथि को कब हार्मोन रिलीज करवाना चाहिए और कौन सी ग्रंथि के हार्मोन के स्राव को रोकना चाहिए, ये सारे निर्णय, ये सारे अधिकार पीयूष ग्रंथि को हमने दे रखे हैं कि भाई तू संभाल इन कामों को। लेकिन पीयूष ग्रंथि के ऊपर कंट्रोल किसका है? चैट बॉक्स में आंसर देके बताओ, देखें पीयूष ग्रंथि पर किसका कंट्रोल है? शाबाश मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही। ये जितने भी बच्चे जिनके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों। चाहे वो शालिनी हो, चाहे वो सुरेश हो, चाहे वो राजेश हो, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे साथियों। आंसर इसी प्रकार से देते रहे। इतनी बड़ी संख्या में आप हमेशा लाइव जुड़ते हैं और लाइव क्लास के बाद भी हजारों की संख्या में बच्चे इस क्लास को देखते हैं, बहुत भरोसा जताते हो। आपका भरोसा, आपका विश्वास सर आंखों पे मेरे दोस्तों। देखिएगा, हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसके बाद में मेरे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चल रहा हूं। हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है मेरे दोस्तों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो पालियों में बटी हुई है। कितनी लोब में बटी हुई है मेरे दोस्तों? कितनी पालियों में बटी हुई है? तो याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड में टोटल कितनी पालियां पाई जाती है? तो पाई जाती है कितनी पालियां मेरे दोस्तों? दो पालियां पिट्यूटरी ग्लैंड में पाई जाती है। कितने लोब होते हैं मेरे दोस्तों? 2 लोब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ये बाइलोब्यूलर ग्लैंड है मेरे दोस्तों। एक आप देखिएगा, ये ऊपर की पाली है सामने की, और ये पीछे वाली पाली है। आप यूं समझ लो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरह से है। एक पाली ऐसे सामने की तरफ है और एक पाली ऐसे पीछे की तरफ है। ठीक है, सामने वाली पाली को अग्र पाली या एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और पीछे वाली पाली को पश्य पाली कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना। और न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हमारी पीयूष ग्रंथि ऊपर की तरफ एक वृंत के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। यह भी बात याद रखना। अगर मैं ये कहूं कि अपनी जो पीयूष ग्रंथि है वो किससे जुड़ती है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, अपनी पीयूष जो है ऊपर की तरफ किससे जुड़ी हुई है मेरे दोस्तों? पीयूष ग्रंथि ऊपर की तरफ किससे जुड़ी हुई है? हाइपोथैलेमस से। किससे मेरे दोस्तों? हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है, और वो भी एक इनफंडीबुलम के द्वारा। इनफंडीबुलम का मतलब होता है मेरे दोस्तों एक वृंत के द्वारा। तो हमारी पीयूष ग्रंथि एक इनफंडीबुलम या एक वृंत के द्वारा किससे जुड़ी हुई है मेरे दोस्तों? तो ऊपर की तरफ किससे जुड़ी हुई है? इस हाइपोथैलेमस से। तो ये तो हमारा क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। ये तो क्या हो गया मेरे दोस्तों? हाइपोथैलेमस। और आप जैसा कि देख पा रहे हो, अपने इस हाइपोथैलेमस में बहुत सारे आपको न्यूक्लियस दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इन्हें हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई कहते हैं मेरे दोस्तों। तो ये बहुत सारे क्या हो गए? न्यूक्लियाई हो गए मेरे दोस्तों, याद रखना। ठीक है, और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, ये वाला रीजन, ये है इनफंडीबुलम या वृंत, क्योंकि इससे नीचे पीयूष शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गया क्या मेरे दोस्तों? एक इनफंडीबुलम हो गया या एक वृंत हो गया मेरे दोस्तों। और ये पीयूष ग्रंथि के सामने का भाग है। सामने के भाग को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? अग्रपाली। तो ये पीयूष ग्रंथि की कौन सी पाली है? अग्रपाली। आपको ये सारी चीजें विजिबल होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, बिल्कुल। तो देखिए मेरे दोस्तों, तो ये कौन सी पाली है? अग्रपाली। और ये कौन सी पाली है मेरे दोस्तों? पश्य पाली। पश्य पाली, याद रख लेना, पश्य पाली और अग्रपाली। ठीक है ना मेरे दोस्तों? अग्रपाली को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। याद रखना, एक नाम लिखना चाहता हूं, पीयूष ग्रंथि को ही मेरे दोस्तों हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। याद रखना, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को और हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं मेरे दोस्तों। और एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ, हमारे पीयूष ग्लैंड की जो ओरिजिन है वो कौन से जर्मिनल लेयर से हुई है? पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति किस जनन स्तर से हुई है? जल्दी बताइए मेरे दोस्तों, पीयूष ग्रंथि कौन से जनन स्तर से बनी है? एक्टोडर्म से बनी है कि एंडोडर्म से बनी है कि मीजोडर्म से बनी है? जल्दी बताओ मेरे साथियों, जल्दी बताओ मेरे शेरों, जल्दी बताओ मेरे भाइयों, जल्दी बताइएगा। शाबाश, वेरी गुड,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल आप सही कह रहे हो मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आप कह रहे हो एक्टोडर्म, किससे मेरे दोस्तों, एक्टोडर्म से बनी है। किससे बनी है मेरे दोस्तों, ये एक्टोडर्म से बनी है। हमारी पीयूष ग्रंथि के अंदर कितनी पालियां, दो, अग्र और पश्च। अब देखो, तो मैं यहाँ पे यह भी बताना चाहता हूं कि अपनी पीयूष ग्रंथि के अंदर पाली कितनी हो गई मेरे दोस्तों, दो हो गई, ठीक है ना। तो दो में से एक पाली को आपने क्या नाम दिया, एक को नाम दिया अग्र पाली और दूसरे को नाम दिया पश्य पाली। मेरे दोस्तों, इस पश्य पाली को ही हम क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। आपसे अगर कोई भी पूछे कि पीयूष ग्रंथि की पश्य पाली को, पश्य पाली का मतलब है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इसे बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। तो मेरे दोस्तों याद रखना, अगर आपसे कहें कि पश्य पाली को न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कह रहे हैं, न्यूरो शब्द क्यों आया, न्यूरो शब्द इसलिए आया क्योंकि इस पश्य पाली में मेरे दोस्तों न्यूरॉन आकर के खुल रहे हैं। कौन आकर के खुल रहे हैं मेरे दोस्तों, न्यूरॉन आकर के खुल रहे हैं। कौन खुल रहे हैं मेरे दोस्तों, न्यूरॉन खुल रहे हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस का सीधा सीधा कंट्रोल इस एंटीरियर लोब पर है कि पोस्टीरियर पर है, इस पश्य पाली पर है। भाई हाइपोथैलेमस ने अपने हाथ, अपने जो है तंत्रिकाओं के जो अंतिम सिरे होते हैं ना मेरे दोस्तों, एक्सॉन के अंतिम सिरे, वो किस में डाल रखे हैं, पश्य पाली में। तो हाइपोथैलेमस डायरेक्ट किस पे कंट्रोल कर रहा है, पश्य पाली पे। अग्र पाली पे सीधा नियंत्रण नहीं है। तो मैं लिखना चाहता हूं इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं। कारण यह है कि हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन, हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन के अंतिम सिरे स्थित होते हैं, स्थित, याद रखना। तो ये अंतिम सिरे यहां पर स्थित है। तो अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर मेरे इस पश्य पाली को हार्मोनों की जरूरत है, कोई हार्मोन बनाना है, तो बताओ इसे बनाने की जरूरत पड़ेगी कि ऊपर से बना बनाया हार्मोन आ जाएगा, ऊपर से बना बनाया आ जाएगा। याद रखना, बहुत ही बड़ा और स्टार पॉइंट बता रहा हूं मेरे दोस्तों, बहुत ही बड़ा MCQ बता रहा हूं, कभी गलत मत करना। पश्य पाली कभी भी, पश्य पाली यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस मेरे दोस्तों, कभी भी खुद हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करती। पश्य पाली में कोई हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होता। अपन किताबों में पढ़ते तो बहुत है कि पश्य पाली दो हार्मोन स्रावित करती है, हाँ स्रावित करती है, बट संश्लेषित नहीं करती। तो याद रखना, संश्लेषण होगा क्या यहां पर, नहीं, बट ये सीक्रेशन करेगी क्या हार्मोन का, हाँ। तो फिर पश्य पाली के अंदर जो हार्मोन आ रहा है, ये हार्मोन कहां से बन के आ रहा है, जब ये न्यूरो हाइपोफाइसिस खुद हार्मोन नहीं बना रहा, तो हार्मोन आ कहां से रहा है, तो हार्मोन आ रहा है हाइपोथैलेमस से। पश्य पाली के लिए हार्मोन कौन बनाएगा, हाइपोथैलेमस। क्लियर है। तो पश्य पाली के लिए हार्मोन कौन बनाएगा, हार्मोन कौन बनाएगा मेरे दोस्तों, हाइपोथैलेमस। कौन बनाएगा, हाइपोथैलेमस। पहले अपन पश्य पाली के हार्मोन ही पढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों। पीयूष ग्रंथि की पश्य पाली दो हार्मोन सीक्रेट करती है। कौन से दो हार्मोन, एक का नाम है मेरे दोस्तों ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम आप खुद बताओ। देखें, मैं आपसे आग्रह करूंगा फोन, ठीक है, मैं चैट बॉक्स में आपकी चैट देखना चाहता हूं, कौन बच्चे एक्टिव है, ठीक है। आपके मीठे मीठे प्यारे प्यारे कमेंट आने चाहिए मेरे दोस्तों, फालतू के कमेंटों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट आने चाहिए, लाइक आने चाहिए, थम्स अप के साइन आने चाहिए। जैसे ही कोई बात आपको अच्छी लगे थम्स अप का साइन जरूर भेजे मेरे दोस्तों, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्तों, तो कितने हार्मोन पश्य पाली से स्रावित होते हैं, दो हार्मोन स्रावित होते हैं पश्य पाली से। कौन से दो हार्मोन, लिखना चाहता हूं, पीयूष ग्रंथि की पश्य पाली के दो हार्मोन कौन से हैं, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है मेरे दोस्तों, ऑक्सीटोसिन। इसी का दूसरा नाम है पीटोसिन। क्या नाम है मेरे दोस्तों, पीटोसिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
और दूसरा जो हार्मोन है मेरे दोस्तों उसका नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एडीएच। इसी का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। क्या नाम है? वेसोप्रेसिन। बताओ पीयूष ग्रंथि की पश्यपाली कितने हार्मोन स्रावित करती है? 2। न्यूरो हाइपोफाइसिस कितने हार्मोन स्रावित करती है? 2। भाई पीयूष ग्रंथि की जो ये पश्यपाली है ना, इसका ये जो मुख्य भाग है, इस मुख्य भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस ही कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। वैसे आपकी बुक्स के अंदर तो मेरे दोस्तों इसके 1-2 भाग और भी दिए हुए हैं पश्यपाली के। मध्य इमिनेंस इनफंडिबुलम, तो ये ऊपर इनफंडिबुलम है, फिर मध्य इमिनेंस है, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं। पश्यपाली का सबसे मुख्य भाग है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये कितने हार्मोन? 2 हार्मोन क्या करता है? ब्लड में डालता है। कौन से 2 हार्मोन ब्लड में डालता है न्यूरो हाइपोफाइसिस? वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। मेरे दोस्तों ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम बताओ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम है मेरे साथियों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जल्दी बताओ। देखें, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का अगर कोई काम है तो वो सबसे बड़ा काम मेरे दोस्तों लिखना चाहता हूं, प्रसव के दौरान, पार्च्यूरेशन के दौरान जो गर्भाशय की मसल्स होती है उनके अंदर संकुचन उत्पन्न करता है। तो एक तो प्रसव में मदद करेगा और एक मेरे दोस्तों दुग्ध के स्रावण में मदद करेगा। किसमें मेरे दोस्तों? मिल्क इजेकुलेशन में मदद करेगा। कुपिकाओं में अगर ब्लड जो है मिल्क बन गया तो उस मिल्क को आगे की तरफ इजुकुलेट करना, आगे की तरफ स्रावित करना, ये काम है ऑक्सीटोसिन का। क्लियर बात? अब देखो वेसोप्रेसिन का क्या काम है, सुनो भाई। वेसोप्रेसिन मेरे दोस्तों जैसे ही रक्त में आएगा मेरे दोस्तों नेफ्रॉन की जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, नेफ्रॉन के अंदर ब्लड शुद्ध होता है, सॉरी ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड के अंदर से यूरिन अलग किया जाता है, ठीक है ना, बाकी रक्त कणिका वापस भेज दी जाती है। जब ब्लड को सान दिया जाता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में जल और पोषक पदार्थ भी नेफ्रॉन में चले जाते हैं। नेफ्रॉन की समीपस्थ जो कुंडलित नलिका होती है ना, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटल ट्यूब्यूल्स, उसमें तो पोषक पदार्थ अवशोषित होते हैं, न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, है ना। हेनले के लूप के अंदर भी कुछ आयन वगैरह अवशोषित होते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका में मेरे दोस्तों जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? एडीएच। तो ये क्या करेगा? जल के पुनः अवशोषण को, जल के पुनः अवशोषण को क्या करता है? बढ़ाता है। किसके अंदर? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स डीसीटी में। याद रख लोगे क्या? वेरी गुड, शाबाश। अब सुनिए मेरे दोस्तों, इस बात का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे साथियों। सभी बच्चे एक बार लाइक का बटन पुश करें। अरे लाइक वाले पर दबा दीजिए मेरे साथियों। आपका सपना जरूर साकार होगा। एक नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना आपका जरूर पूरा होगा मेरे दोस्तों। फुली एनर्जेटिक रहिएगा। मेरा गला पिछले काफी दिनों से खराब है मेरे दोस्तों, ठीक है, कफ है, कोल्ड है, फिर भी मैं आपके लिए डेली 2-3 घंटे निकालता हूं, ठीक है। जब दोस्तों मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूं, मैं इन छोटी मोटी दिक्कतों से हिम्मत नहीं हार रहा हूं। आपको कोई दिक्कत है क्या? आपके सामने बुक्स है, बढ़िया सेल्फ स्टडी कीजिएगा। अपने माता पिता की आंखों के अंदर अगर खुशी के आंसू चाहते हो मेरे दोस्तों, अच्छा करियर बनाना चाहते हो, इस समय को जाने मत देना। यह समय आपका है, अपना है। और जितने भी बाहर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, शादी समारोह होते हैं, बर्थडे होते हैं, ठीक है, एनिवर्सरी होती है, उन सभी को एक बार के लिए ज्वाइन करना बंद कर दीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि इन 15-20 दिनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये फंक्शन बाद में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये करियर का मौका दूसरी बार नहीं मिलेगा।
ठीक है मेरे दोस्तों। और मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेट अभी तक आपने नहीं लिए हैं तो तुरंत मेरे दोस्तों मॉडल पेपर प्राप्त कीजिएगा। मैंने खुद आपके लिए बायोलॉजी के मॉडल पेपर डिजाइन किए हैं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं बायो का एक भी प्रश्न मेरे मॉडल पेपर से बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना, मेरी क्लास से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं मेरे दोस्तों। तो इसलिए फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों के मेरे दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में हमने पेपर बनाए हैं, आप जरूर पेपर लीजिएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत आप मैसेज कर सकते हैं। अब सुनिएगा, अब अपन बात करते हैं कि जो एडीएच हार्मोन है, जो एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन है, ठीक है ना, इसको अपन वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। इस हार्मोन से संबंधित एक डिजीज है और वो कई बार एग्जाम में आती है, इसलिए इसे मोस्ट डाल दो, इसके पास में एमसीक्यू लिख दो, आप इसे 5 स्टार डाल दो, परीक्षा में पक्का आएगा ही आएगा ये प्रश्न। ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, प्रश्न क्या है? क्वेश्चन ये है कि यदि एडीएच की कमी हो जाए, यदि एडीएच की कमी हो जाए तो क्या होगा? यदि एडीएच की कमी हो जाए तो क्या होगा? बताओ, देखें, ब्लड में एडीएच कम हो गया तो एडीएच कम होगा तो सबसे पहले क्या होगा बताओ? सबसे पहले अपने नेफ्रॉन की जो डीसीटी है, जैसे ये अपना नेफ्रॉन है तो इस नेफ्रॉन की ये तो पीसीटी है, ये हेनले का लूप है और यहां पर मेरे दोस्तों ये अपनी डीसीटी है और फिर यहां होती है संग्राहक नलिका। ठीक है, और ये इसमें यहां पे होता है ग्लोमेरुलस। तो इस डीसीटी के अंदर पानी के जल के अवशोषण को बढ़ाता कौन है? ये एडीएच। तो डीसीटी में जल का क्या नहीं होगा? पुनः अवशोषण। जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा, और जब जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा मेरे दोस्तों तो फिर क्या होगा? तो अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे होंगे, आप लाइव क्लास देख रहे होंगे तो बार बार टॉयलेट जाएंगे, गो टू टॉयलेट, गो टू टॉयलेट, गो टू टॉयलेट। क्यों? क्योंकि आपके नेफ्रॉन के अंदर मेरे दोस्तों जल का पुनः अवशोषण नहीं हो रहा। जितना भी पानी नेफ्रॉन में जा रहा है, नेफ्रॉन उसको आगे यूरिन के साथ पास कर रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों यूरिन के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में, मूत्र के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में पानी एक्सक्रिएट होता है। ठीक है, इसलिए यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है मेरे दोस्तों। इसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। याद रख लेना, डीसीटी में जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा और यूरिन में, किसमें? यूरिन में जल की मात्रा, यूरिन में जल की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। और जैसे यूरिन में जल की मात्रा बढ़ेगी मेरे दोस्तों तो इस बीमारी को, इस रोग को हम क्या कहेंगे? इस रोग को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? डायबिटीज इंसिपिडस। और मैंने कई बार देखा है बहुत से बच्चे इस डायबिटीज इंसिपिडस में मात खा जाते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों हमारे शरीर में 2 प्रकार की डायबिटीज होती है। एक डायबिटीज और भी पढ़ी होगी आपने, चैट बॉक्स में बताना, देखें वो कौन सी डायबिटीज पढ़ी है आपने। इसके अलावा एक डायबिटीज और भी तो होती है, वो कौन सी वाली डायबिटीज है यही समझा देता हूं ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। जल्दी बताओ, देखें, एक डायबिटीज और भी तो है, वो कौन सी मेरे दोस्तों? वो डायबिटीज है मेरे दोस्तों ये वाली, अपनी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है मेरे दोस्तों। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के द्वारा मेरे साथियों एक हार्मोन बनाया जाता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम है मेरे दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने से रोकता है। तो मान लो कि इंसुलिन की क्या हो जाए? कमी। इंसुलिन की क्या हो गई मेरे दोस्तों? कमी।
तो इंसुलिन की कमी होते ही रक्त में किसकी मात्रा बढ़ेगी? रक्त में शर्करा की क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? वृद्धि हो जाएगी। और जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो मेरे दोस्तों इसे अपन बोलते हैं मधुमेह या डायबिटीज मेलाइटस। इस बीमारी का क्या नाम है? इस बीमारी का नाम है डायबिटीज, डायबिटीज मेलिटस या मेलाइटस। तो आप ही मुझे बताओ डायबिटीज के कितने रूप हो गए मेरे दोस्तों? दो। एक तो डायबिटीज किसकी कमी से हो रही है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो रही है। और दूसरी डायबिटीज किसकी कमी से हो रही है मेरे दोस्तों? एडीएच हार्मोन की कमी से हो रही है। एडीएच हार्मोन की कमी से कौन सी वाली डायबिटीज हो रही है मेरे दोस्तों? डायबिटीज ए से याद रखना इंसिपिडस। तो ए से इंसिपिडस, ठीक है। ए से क्या हो रही है? इंसिपिडस। ए से आई हो रही, याद रखना। ए से इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी से हो रही है ना। और इंसुलिन की कमी से, यूं मत जोड़ लेना, इंसुलिन की कमी से इंसिपिडस, आई से आई ना, इंसुलिन की कमी से इंसिपिडस नहीं होती, इंसुलिन की कमी से मेलाइटस होती है मेरे दोस्तों, याद रख लेना, भूलना मत, है ना। ओके, अब आपको पश्चपाली पूरी समझ में आ गई। जो है पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली खुद हार्मोन नहीं बनाती, हाइपोथैलेमस से हार्मोन बन के यहाँ आते हैं, यहाँ स्टोर रहते हैं और फिर यहीं से ब्लड में डाल दिए जाते हैं। तो पश्चपाली जो है वो हार्मोन स्रावित जरूर करती है, सीक्रेसित करती है, बट सिंथेसाइज नहीं करती। इतनी बात समझ में आई? तो बताओ इस पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी पाली खुद हार्मोन बनाती है? तो वो है अग्रपाली। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिंथेसाइज हार्मोन। याद रख लेना मेरे दोस्तों, एंटीरियर लोब। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, देखे जल्दी लीजिएगा। एक बार क्लास को शेयर करो मेरे दोस्तों। सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा, आज की क्लास का 30 सेकंड का स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बनाइएगा और आप अपने स्टेटस पर डालिएगा, मेरे नंबर पर भी भेजिएगा, मैं भी स्टेटस लगाऊंगा और आप अपने दोस्तों तक भी भेजिएगा। स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसके ऊपर लिखिएगा विजय एजुकेशन एंड न्यूज, पूरा एडिट करके मुझे बढ़िया स्क्रीनशॉट लगा करके दो मेरे दोस्तों, मैं भी उसे आगे सोशल मीडिया पे डालना चाहता हूं, ठीक है। और आपके सपोर्ट की मुझे बेहद जरूरत है मेरे दोस्तों, आपके बिना मेरी मेहनत अधूरी है मेरे दोस्तों, और आपका सपोर्ट और अधिक मिलने की जरूरत है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, बायोलॉजी का लगभग 70% भाग में कंप्लीट करा चुका हूं, बहुत ही कम टॉपिक बचे हैं मेरे दोस्तों, और बायो की मैराथन क्लास आपकी चल रही है। मैं मेरी तरफ से 100% दे रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से 100% दीजिएगा और बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा मेरे दोस्तों। आप जब ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा और आपके माता पिता का आशीर्वाद आपको आपके लक्ष्य तक जरूर लेके जाएगा, ये आप मान के चलना। अब बात करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस की। एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस किसकी बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों? एडिनो हाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों। यानी हम पीयूष ग्रंथि की कौन सी पाली की बात कर रहे हैं? अग्रपाली की बात कर रहे हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं। किसकी? एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं। सभी बच्चे कान खोल करके इस बात को सुन लें कि पीयूष ग्रंथि का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अग्रपाली। तो सबसे पहली बात तो मैं यहीं पे यही लिखना चाहता हूं कि यह सबसे कैसा भाग है मेरे दोस्तों? बड़ा भाग है। दूसरी बड़ी बात है कि पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली खुद हार्मोन बनाती नहीं, तो पीयूष ग्रंथि की कौन सी पाली हार्मोन बनाती है? अग्रपाली। तो ये स्वयं हार्मोन क्या करती है मेरे दोस्तों? हार्मोन सिंथेसिस करती है। ये खुद हार्मोन का क्या करती है मेरे दोस्तों? संश्लेषण करती है। क्लियर बात है? ओके। अब ये जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली है मेरे दोस्तों, इस अग्रपाली के अंदर भी टोटल 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है मेरे दोस्तों,
ठीक है ना। कौन से 3 भाग हैं? तो मेरे दोस्तों याद रखना, एक तो है पार्स डिस्टेलिस, ये वाला भाग, एक है इन दोनों पालियों को जोड़ने वाला पार्स इंटरमीडिया, और एक ऊपर वाला ये नलिकाकार भाग जो है ना, ये वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं पार्स ट्यूबरेलिस। तो मैं यहाँ पे इन भागों को भी एक बार इस जानकारी को मिटा करके बताना चाहता हूं ताकि आपकी डिटेल क्लियर रहे मेरे दोस्तों। तो देखिएगा आप लोग, मैं सभी भागों के नाम आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है मेरे दोस्तों, इसके 3 भाग हैं। कौन से 3 भाग है? देखो, एक तो ये वाला बड़ा भाग है, ये इसे बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस। क्या कहते हैं? पार्स डिस्टेलिस, ठीक है ना। तो एक तो हो गया पार्स डिस्टेलिस। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसे बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्या कहते हैं? पार्स इंटरमीडिया, ठीक है ना, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस। फिर तीसरा जो भाग है वो ऊपर नलिकाकार भाग है मेरे दोस्तों, और इस नलिकाकार भाग को क्या कहते हैं? पार्स ट्यूबरेलिस। क्या कहते हैं? पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस। तो पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया। बताओ देखें, एडिनो हाइपोफाइसिस के कितने भाग हुए? 3 भाग। इसके कितने भाग है मेरे दोस्तों? 3 भाग है। पहला भाग तो कौन सा हो गया? पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। दूसरा मेरे दोस्तों भाग कौन सा है? पार्स इंटरमीडिया। कौन सा है? पार्स इंटरमीडिया। और मेरे साथियों तीसरा जो भाग है वो है पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस। तो क्या ये बात आपके समझ में आई? क्या ये बात आपके समझ में आ गई मेरे दोस्तों? यदि ये बात आपके समझ में आई है तो सभी बच्चे थम्स अप का साइन करें। प्रश्न क्या आ सकता है? यहां से ये प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा पीयूष ग्रंथि का भाग नहीं है? आ गया प्रश्न। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरेलिस, और एक लिखा हुआ है पार्स नर्वोसा। तो बताओ अग्रपाली का भाग है पार्स नर्वोसा? नहीं, पार्स नर्वोसा पश्चपाली का भाग है। इतनी बात याद रखना। अब देखो, पहले डिस्टेलिस की बात करते हैं मेरे दोस्तों। याद रखना, जो पार्स डिस्टेलिस है यही पीयूष ग्रंथि का सबसे मुख्य भाग है। याद रख लेना, सबसे अग्रपाली का मुख्य भाग कौन सा है मेरे दोस्तों? पार्स डिस्टेलिस। और पार्स डिस्टेलिस से मेरे साथियों लगभग 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। कितने हार्मोन मेरे दोस्तों? 6 हार्मोन इसके द्वारा क्या होंगे? 6 हार्मोन इसके द्वारा स्रावित भी होंगे और संश्लेषित भी होंगे। अब वो हार्मोन है कौन से, ये हमें पता होना चाहिए। तो मेरे साथियों ध्यान से सुनना, उन हार्मोनों को याद करना है तो आपको एक ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, और वो है फ्लेट पिग। क्या याद रखना है? फ्लेट पिग। कैसे मेरे दोस्तों? FLAT। फिर याद रखना PIG। फ्लेट पिग का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि आपने एक फ्लेट लिया है, और वो कहां लिया है? पणजी के अंदर। और पणजी कहां है? पणजी गोवा में मेरे दोस्तों। आपने एक फ्लेट लिया है कहां? पणजी इन गोवा, पणजी इन गोवा। फ्लेट पिग, फ्लेट पिग। इससे कैसे हार्मोन के नाम याद होंगे? देखो, पहला हार्मोन है FSH, पुट्टी का प्रेरक हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा है LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तीसरा है ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर है मेरे दोस्तों TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर है मेरे दोस्तों PH, प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर मेरे दोस्तों आई का कोई हार्मोन नहीं बनता, और जी की वजह से है ग्रोथ हार्मोन। बताओ ये कितने हो गए? कितने हार्मोन हो गए? बताओ देखें, क्या ये हार्मोन 6 हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। तो बताओ पार्स डिस्टेलिस से कितने हार्मोन स्रावित हुए मेरे दोस्तों? 6। तो ये सबसे बड़ा भाग हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ।
तो देखो इनके नाम एक बार फिर से, ये है मेरे दोस्तों फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं? फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में बोलते हैं पुट्टी का प्रेरक हार्मोन। क्लियर है? इसका नाम है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। फ्लेट पिग, ये आपकी एक ट्रिक है मेरे दोस्तों, आप बिना ट्रिक के भी याद रख सकते हो। प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न ये आएगा कि निम्न में से कौन सा अग्रपालिका हार्मोन नहीं है? जैसे इस एमसीक्यू को देखो, जैसे मैंने कहा कौन सा अग्रपालिका हार्मोन नहीं है? ऑप्शन ए पीएच, ऑप्शन बी जीएच, ऑप्शन सी एडीएच, ऑप्शन डी एफएसएच। जल्दी बताओ, देखें कौन सा अग्रपालिका हार्मोन नहीं है। फिर अगला दूसरा एक एमसीक्यू और देख लो, कौन सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है? कौन सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है? ऑप्शन ए एलएच, ऑप्शन बी जीएच, ऑप्शन सी एसीटीएच, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। जल्दी बताइए मेरे साथियों। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज मैंने पूरा कमेंट का सिस्टम सामने लैपटॉप पर सेट किया है। मेरे को सभी बच्चों के कमेंट बिल्कुल बढ़िया तरह से पॉपअप विंडो में दिख रहे हैं। और मेरे दोस्तों, मैं पूरी तरह से इस बात के लिए प्रभावित हूं और आपकी दाद देता हूं कि आप इतने बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ठीक है, मेरा दिल खुश होता है जब मैं कोई शब्द बोलता हूं और जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा ही नहीं पूरा, उससे पहले ही आपका आंसर निकल जाता है। यह है सबसे बड़ा विश्वास, सबसे बड़ा भरोसा और सबसे अच्छी मेहनत। ठीक है ना? यह आपका सिलेक्शन करवाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अग्रपालिका हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रोलैक्टिन तो है, ग्रोथ हार्मोन है, एडीएच नहीं है मेरे दोस्तों। एडीएच जो है ये पश्चपालिका हार्मोन है। फिर देखो कौन सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा है मेरे दोस्तों? ऑक्सीटोसिन है। आप मुझे बताओ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कुल कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? 2 स्रावित होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और एक का नाम है एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। ठीक है? और जबकि इस पार्स डिस्टल से कितने हार्मोन स्रावित होते हैं? इससे 6 हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्तों इन 6 हार्मोनों के काम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरेलिस से कितने कितने हार्मोन स्रावित होते हैं। सुनो मेरे दोस्तों, ये जो पार्स ट्यूबरेलिस है इससे कोई हार्मोन स्रावित नहीं होता। अग्रपालिका वह कौन सा भाग है जिससे हार्मोन स्रावित नहीं होता? वो है पार्स ट्यूबरेलिस। क्लियर बात है? अब मेरे दोस्तों, वह कौन सा भाग है, ध्यान से सुनना, वह कौन सा भाग है मेरे दोस्तों अग्रपालिका जिससे एक ही हार्मोन स्रावित होता है? वो है मेरे दोस्तों पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से कितना हार्मोन स्रावित होता है? 1। कौन सा हार्मोन? वो यही बता देता हूं मैं, चलो। पार्स इंटरमीडिया ये अग्रपालिका दूसरा भाग है मेरे दोस्तों, पार्स इंटरमीडिया। और पार्स इंटरमीडिया से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेरे दोस्तों, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन स्रावित करता है भाई? तो वो स्रावित करता है आपका
पार्स इंटरमीडिया, और पार्स इंटरमीडिया को कई बार मध्यपाली भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसे? मध्यपाली। क्यों इसे मध्यपाली कहते हैं मेरे दोस्तों? क्योंकि ये अग्रपाली को पश्चपाली से जोड़ती है, याद रखना। और यहां आप काम भी जान लो इसका, ये जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है मेरे दोस्तों, इसका काम भी जान लो। इसका काम क्या है? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मेरे दोस्तों काम ये है कि ये त्वचा के रंग को गहरा बनाती है। त्वचा के रंग को कैसा बनाती है? गहरा बनाती है। ठीक है, तो हमारी जो त्वचा होती है मेरे दोस्तों, इसमें जो है, जो रंगा कणिका होती है, मिलेनिन वर्णक वाले कुछ कण होते हैं, और ये कोशिका के अंदर उन कणों को पूरा फैला करके स्किन को डार्क बनाती है मेरे दोस्तों। कई बार आपके स्किन पर इस तरह से गहरे रंग के तिल बन जाते हैं, मोल बन जाते हैं। ये तिल का निर्माण मेरे दोस्तों वो भी आपका पार्स इंटरमीडिया से होता है। तो किसका? मोल फॉर्मेशन। याद रखना, मोल फॉर्मेशन भी मेरे दोस्तों इस इंटरमीडिया के हार्मोन से होता है। तो मिलेनोसाइट नाम की कोशिका में मिलेनिन वर्णक का संश्लेषण करवाकर उसे फैला करके स्किन के रंग को डार्क बनाना, ये काम है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। बात समझ में आई आपके? वेरी गुड मेरे साथियों। लास्ट 5 मिनट मेरे दोस्तों एक एक करके इन हार्मोन को डिस्कस करना है। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ हार्मोन। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी ले लें मेरे साथियों, जल्दी कीजिएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी ले लें। तो मेरे दोस्तों अग्रपाली से कुल कितने हार्मोन स्रावित हो गए? अग्रपाली से कुल 7 हार्मोन स्रावित हो गए। 6 तो हो गए पार्स डिस्टेलिस से, और 1 हो गया इंटरमीडिया से। इतनी बात क्लियर है क्या? ओके। अब आप लास्ट में ग्रोथ हार्मोन के बारे में सुन लो। ग्रोथ हार्मोन मेरे दोस्तों याद रखना, इसको अपन सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं, सोमेटोमेमोट्रोपिन। याद रख लेना मेरे दोस्तों। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कौन सा है आपका? यही आपका ग्रोथ हार्मोन है मेरे दोस्तों। ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है, ये आपके बॉडी के अंदर क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा। किस तरह से ग्रोथ करवा सकता है? एक तो सेल डिवीजन के द्वारा। किस प्रकार से मेरे दोस्तों? ये शरीर के अंदर कोशिका विभाजन को क्या करेगा? प्रेरित करेगा। इसके अलावा आपकी जितनी भी मसल्स या जो पेशियां होती है मेरे दोस्तों, उन मसल्स के अंदर होने वाली जो ग्रोथ है उसको भी ये क्या करता है? प्रेरित करता है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? आपकी बोन जो है, आपकी जो अस्थियां हैं, उनमें भी ये वृद्धि को प्रेरित करता है। आपकी जो बोन है उनमें भी ये वृद्धि को क्या करता है? प्रेरित करता है मेरे दोस्तों। इसके अलावा आपके शरीर में जितना भी ग्लूकोज आता है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम भी करता है। कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों शरीर के जितने भी निर्माणकारी कार्य है, जितने भी जो है जिनमें अपने शरीर के अंदर नई सेल बनती है, उन कार्यों को ये बढ़ाने का काम करता है। अब मेरे दोस्तों बात को समझना, एक व्यक्ति के अंदर ग्रोथ हार्मोन का क्या हुआ? अल्प श्रावण। ग्रोथ हार्मोन का क्या हुआ? अल्प श्रावण। 2 स्थिति हो सकती है मेरे दोस्तों, या तो ग्रोथ हार्मोन का अल्प श्रावण हो, और या हो सकता है जीएच का अति श्रावण। ठीक है ना? 2 कंडीशन हो सकती है मेरे साथियों, या तो ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा श्रावण हो जाए तो भी रोग, कम श्रावण हो तो भी रोग, है ना? तो देखो आप मेरे दोस्तों, यदि ग्रोथ हार्मोन का अल्प श्रावण कब हो? बाल्यावस्था में। कब अल्प श्रावण हो मेरे दोस्तों? बाल्यावस्था में अगर अल्प श्रावण हो तो व्यक्ति के अंदर एक बीमारी हो जाएगी, उसको बोलते हैं बोनापन। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? बोनापन। बोनापन रोग कब होगा मेरे दोस्तों? जब वृद्धि हार्मोन का बाल्यावस्था में क्या हो? अल्प श्रावण। इस वजह से मेरे साथियों वो बालक जो है वो क्या रह जाएगा? बालक क्या रह जाएगा मेरे दोस्तों? बोना रह जाएगा। याद रखना, जब बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन आएगा ही नहीं तो शरीर में वृद्धि होगी नहीं।
और इस तरह के मेरे दोस्तों बच्चे प्राय नपुंसक भी होते हैं मेरे दोस्तों, इसलिए इन्हें मिडगेट्स भी बोला जाता है। ठीक है ना, बोने होने के साथ साथ अगर ये क्या है, नपुंसक भी है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें मिडगेट भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोला जाता है, मिडगेट्स भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछे कि भाई मिडगेट किसको कहते हैं, तो मिडगेट मेरे दोस्तों ऐसे बच्चों को कहते हैं जिनमें जीएच का अल्प श्रावण हुआ है, याद रखना। साथ ही साथ मेरे दोस्तों इस विकार के लिए एक नाम और यूज में लेते हैं, एटीलियोसिस। क्या बोलते हैं अपन इनको, एटीलियोसिस, याद रख लेना मेरे दोस्तों। तो कहीं पर भी एटीलियोसिस लिखा हुआ है, मिडगेट लिखा हुआ है, या मेरे दोस्तों ड्वार्फिज्म यानी बोनापन लिखा हुआ है, तीनों एक ही चीज है। तीनों का ही प्रभाव वर्दी हार्मोन की कमी से ही देखने को मिलेगा, और वो भी कब कमी मेरे दोस्तों, बाल्यावस्था में। ठीक है, अब बात करते हैं अतिश्रावण। अगर मेरे दोस्तों ग्रोथ हार्मोन का अतिश्रावण हो, कब, बाल्यावस्था में। कब, बाल्यावस्था में क्या हो, अतिश्रावण। बाल्यावस्था में यदि मेरे दोस्तों जीएच का अतिश्रावण हुआ तो बच्चा छोटी उम्र से ही, बच्चे की लंबाई बाकी वाले बच्चों से ज्यादा हो जाएगी। भाई छोटी उम्र से ही बच्चे की लंबाई बाकी वालों से ज्यादा हो जाएगी, तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो ग्रेट खली की तरह हो जाएगा। ठीक है ना, उसे बोलते हैं महाकायता या भीमकायता। तो उसे क्या हो जाएगी, महाकायता, या इसी बीमारी को बोलते हैं भीमकायता। याद रखना मेरे दोस्तों, जिजांटिज्म हो जाएगा, यानी बॉडी पूरी जो है मेरे दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाएगी। याद रखना, तो बाल्यावस्था में अतिश्रावण से तो क्या हो गया, महाकायता। शरीर की लंबाई क्या हो जाती है, लंबाई अत्यधिक हो जाती है मेरे दोस्तों, याद रख लेना, बड़ी बात कह रहा हूं। लेकिन यदि वयस्कावस्था के अंदर, कब मेरे दोस्तों, वयस्कावस्था में अतिश्रावण हुआ, तो अगर वयस्कावस्था में अतिश्रावण हुआ तो एक बीमारी होती है अग्रातिकायता, एक्रोमेगेली। वयस्क है बच्चा, वयस्क है व्यक्ति, बच्चा हुआ है वयस्क है, जैसे मेरी उम्र का कोई व्यक्ति है और उसमें जीएच अचानक ज्यादा बढ़ने लग गया, तो क्या होगा, तो उसके चेहरे की जितनी भी अस्थियां हैं उनमें बहुत तेज गति से वृद्धि होगी, जिससे उसका चेहरा गोरिल्ला की तरह दिखने लगेगा, चिंपैंजी की तरह दिखने लगेगा। चेहरा एक तरह से डरावना हो जाएगा, जबड़े बड़े हो जाएंगे, ये वाली चिन बोन बड़ी हो जाएगी मेरे दोस्तों, याद रख लेना। तो व्यक्ति का शरीर बेडोल हो जाएगा अगर वयस्क अवस्था में अतिश्रावण हुआ, तो क्या होगा, अग्रातिकायता। अग्रातिकायता का मतलब है चेहरे की अस्थियां बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना, तो याद रखना, इसे एक्रोमेगेली कहते हैं मेरे दोस्तों, एक्रोमेगेली। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, चेहरा व शरीर बेडोल होगा मेरे दोस्तों। विशेष रूप से चेहरे की अस्थियों में क्या होती है, वृद्धि होती है अग्रातिकायता में। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर किसी में वयस्कावस्था में जीएच की क्या होती है, कमी होती है मेरे दोस्तों, तब एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं सिमंड का रोग। क्या कहते हैं, सिमंड का रोग। एक व्यक्ति वयस्क हो गया और फिर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो गई, तो उसमें जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं सिमंड का रोग। सिमंड के रोग में क्या होगा मेरे दोस्तों, उस व्यक्ति के जो उत्तक है यानी टिश्यू है वो आसित होने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे। याद रखना मेरे दोस्तों, जिससे उसमें समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वृद्धि हार्मोन शरीर के अंदर कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा, मांसपेशियों और अस्थियों का विकास करवाएगा, कुल मिला के शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।
अगर जीएच का अल्प श्रावण हुआ तो कितने रोग होंगे? 2 रोग होंगे। बाल्यावस्था में अल्प श्रावण से बौनापन और वयस्क अवस्था में अल्प श्रावण से सिमंड का रोग। आपको रोगों के नाम याद रखने पड़ेंगे। और मेरे दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन का अति श्रावण अगर बाल्यावस्था में हुआ तो महाकायता और वयस्क अवस्था में हुआ तो अग्राति कायता। क्लियर बात है? ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट लो जल्दी मेरे दोस्तों, जल्दी कीजिएगा। और सबसे ज्यादा प्रश्न मेरे दोस्तों इसी ग्रंथि से पूछे जाते हैं, इसी ग्रंथि से पूछे जाते हैं। अब लास्ट में 5 एमसीक्यू कर लो और बाकी अपन कल की क्लास में समझेंगे। एक निवेदन करता हूं मेरे दोस्तों, आप इस क्लास की लिंक को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों तक क्या किया करें? शेयर किया करें मेरे दोस्तों। हमेशा आप अपने स्टेटस पर लगाया करें मेरे दोस्तों। ये आपसे आग्रह रहेगा, मेरा निवेदन रहेगा। तो आज के एमसीक्यू आपके लिए तैयार है। सभी बच्चे रेडी हो जाओ। देखें, सबसे तो क्राइनोलॉजी, एंडोन्यूरोक्राइनोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? एंडोन्यूरोक्राइनोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, पश्य पाली का मुख्य भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसके बाद में तीसरा, पीयूष की उत्पत्ति किस जर्म लेयर से होती है? किस जलनिक स्तर से होती है मेरे दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीएच का वयस्क अवस्था में अल्प श्रावण, जीएच का वयस्क अवस्था में अल्प श्रावण से कौन सा रोग होगा आपको बताना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएच का बाल्यावस्था में अति श्रावण से कौन सा रोग होगा? अति श्रावण से कौन सा रोग होगा? इसके अलावा मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष के किस पाली पर हाइपोथैलेमस का नियंत्रण होता है? हाइपोथैलेमस का सीधा नियंत्रण होता है मेरे दोस्तों, ये आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है मध्य पाली यानी इंटरमीडिया का हार्मोन कौन सा है आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि प्रसव के दौरान पेशियों में संकुचन, गर्भाशय की पेशियां जो होती है उसमें संकुचन कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? उस हार्मोन का आपको क्या बताना है? नाम बताना है मेरे दोस्तों। और उस हार्मोन का इंजेक्शन भी देते हैं अगर महिला में प्रसव पीड़ा नहीं होती है तो। 9वां प्रश्न है मेरे दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस का कारण क्या है? और इसके अलावा लास्ट प्रश्न है, डायबिटीज इंसिपिडस का क्या कारण है? डायबिटीज इंसिपिडस का क्या कारण है? जल्दी बताइए मेरे दोस्तों। ये आज के एमसीक्यू के 10 प्रश्न हैं, जल्दी आंसर दें फिर मैं इनका आंसर बता रहा हूं। वेरी गुड, कौन कौन से बच्चे आंसर बता रहे हैं? मिस्टर सुनील, मिस्टर श्याम, पूजा, इसके अलावा शालिनी, दिव्यांशी, इसके अलावा मेरे दोस्तों शिवाला यादव, इसके अलावा मेरे दोस्तों मिस्टर शिव कुमार। सभी, पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं मेरे दोस्तों, आप सभी का आभार है। मैं जिन भी बच्चों का नाम ले रहा हूं वो बच्चों, मैंने कम से कम, मुझे मेरे दोस्तों 100 बच्चों के नाम तक याद है। मुझे कमेंट आपके देखने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है मेरी क्लास में कौन जुड़ता है।
क्योंकि मेरे पास हमेशा आपके मैसेज आते हैं, मैं आपके मैसेजों के जवाब देता हूं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है आपका, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इनके आंसर बता दूं, फिर आज का लाइव सेशन कंप्लीट करूंगा। और जाते जाते आग्रह करूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे टीम के द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो आप तुरंत मॉडल पेपर ले लीजिएगा। 9828721229 इस नंबर के ऊपर आप तुरंत जो है 100 रुपए गूगल पे या फोन पे भेज दीजिए। फोन करने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखना है हमारे ऊपर। तुरंत 100 रुपए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके, और तुरंत आप व्हाट्सएप के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट भेज दो इसी नंबर के ऊपर। मैं आपके ऊपर मॉडल पेपर की पीडीएफ भेज दूंगा। तो इनके आंसर सुन लो। एंडो न्यूरोक्राइनोलॉजी के अंदर मेरे दोस्तों एक तो एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी करते हैं, एक तो एंडोक्राइन सिस्टम की, और एक नर्वस सिस्टम की। किसकी? नर्वस सिस्टम की मेरे दोस्तों, याद रखना नर्वस सिस्टम की क्या करते हैं? स्टडी। इसके बाद में पश्चपाली का मुख्य भाग है न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसके बाद में नेक्स्ट है मेरे दोस्तों पीयूष ग्रंथि की उत्पत्ति कौन से जनन स्तर से हुई है? एक्टोडर्म से। इसके बाद में जीएच का वयस्क अवस्था में अल्पस्रावन हुआ। वयस्क अवस्था में जब जीएच का अल्पस्रावन होता है मेरे दोस्तों तो होता है सिमंड रोग। कौन सा रोग? सिमंड रोग मेरे दोस्तों। और जीएच का बाल्य अवस्था में ज्यादा श्रावण हो गया तो हो जाएगा क्या मेरे दोस्तों? तो होगा आपका महाकायता या भीम कायता मेरे दोस्तों। और पीयूष ग्रंथि की किस पाली से हाइपोथैलेमस पर सीधा नियंत्रण है? हाइपोथैलेमस का सीधा नियंत्रण पीयूष ग्रंथि की पश्च पाली पर है मेरे दोस्तों। पश्च पाली को ही आप न्यूरो हाइपोफाइसिस कह सकते हो, न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके बाद में मध्य पाली से मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होगा। गर्भाशय की पेशियों में संकुचन कौन प्रेरित करेगा? पीटोसिन या ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेरे दोस्तों, याद रखना। इसके बाद में डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस तो होता है इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से मेरे दोस्तों? इंसुलिन की कमी से। और डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है? एडीएच की कमी से। तो मेरे दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।